अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध आगे बढ़ता है, चाइना को बहुत ज़्यादा लॉस होने की जरूरत है। अब चाइना को ये लगा कि भाई पैसे तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ जी, इनको हथियार मैं दे रहा हूँ जी, इनके साथ मैं खड़ा हूँ, लेकिन जब समझौते की बात आती है या अपनी हरियाणवी में बात कहूं कि चौधरी की बात आती है, तो इन्होंने चौधरी किसी और को बनवा लिया। डिसीजन मेकिंग में मेरा कहीं रोल नहीं है। बिल्कुल। और डिसीजन मेकिंग में चाइना की भूमिका ना होना एक तरह से ग्लोबल लेवल पे चाइना को इग्नोर करने वाली बात है। बिल्कुल। मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जिन आतंकवादियों ने हमारे 28 नागरिकों की हत्या की, ना तो उनको जमीन ने निगला है, ना उनको आसमान ने निगला जी। वो गए तो गए कहाँ? पाकिस्तान गए होंगे। कम से कम समझौते की टेबल पर हमें ये जरूर डिमांड होनी चाहिए थी हमारी सरकार की तरफ से कि वो जिन्होंने हमारे नागरिकों को मारा है उनको जिंदा या मुर्दा हिंदुस्तान को चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद लोगों के बीच बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत से सवाल भी खड़े हो गए हैं। आखिर इस युद्ध विराम में अमेरिका बिचौलिया कैसे बन गया? तीसरे देश की मध्यस्थता कैसे हुई? आखिर भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौता कैसे तोड़ दिया? और इसके अलावा जो IMF ने जो पाकिस्तान को लोन दिया है, अमेरिका उसके पक्ष में कैसे खड़ा हो गया? इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। जब से ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की थी, उन्होंने उसका जो ट्वीट किया था, और भी बहुत सारी बातें हैं। विस्तार से बातचीत करेंगे इस पूरे मुद्दे पर, और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं शिक्षाविद प्रोफेसर OP गुप्ता जी। अब वीडियो को आखिर तक सुनना, आपको बहुत सारी अंदर की बातें चलेंगी कि युद्ध विराम के साइड में क्या चल रहा था, आखिर ये युद्ध हुआ क्यों, और इसकी जो शुरुआत हुई थी, पहलगाम हमले की शुरुआत हुई थी, उसके बाद जो 26 लोग मारे गए थे, लेकिन जो आतंकी थे वो आज तक भी नहीं ढूंढ पाई हैं हमारी जो सेना है, जो पुलिस है, और युद्ध विराम तक बीच में क्या कुछ हुआ, विस्तार से बातचीत होगी। आप कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सबसे पहले हम ये बात करें, युद्ध विराम हुआ, आखिर ये युद्ध विराम क्यों हुआ? इतना जल्दी एकदम मिसाइलें दागी जा रही थी इधर से उधर से, अचानक डोनाल्ड ट्रंप एकदम ट्वीट करते हैं कि दोनों देश सहमत हो गए हैं युद्ध विराम के ऊपर। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। और युद्ध में शहीद हुए जी भारत की सेना के जो भी सैनिक या हमारे जो भी नागरिक जी पाकिस्तानी गोलाबारी में मौत के गाल में समा गए, उन सबको श्रद्धांजलि जी। अब आपने ये पूछा कि युद्ध विराम क्यों हुआ। सर्वप्रथम हमें इस बात के ऊपर जाना पड़ेगा कि युद्ध हुआ ही क्यों। बिल्कुल। क्योंकि मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आता है, जब शांति स्थापना के लिए श्री कृष्ण जी कौरवों के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई सिर्फ पांडवों के लिए 5 गांव दे दो जी और शांति स्थापित हो जाएगी, और साथ में ये भी संदेश देते हैं कि शांति का कोई विकल्प नहीं होता जी। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में जी भारत के 28 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया जी। वो 4 आतंकवादी थे या 6 थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए जी, उनका आज तक पता नहीं है जी। देश के प्रधानमंत्री ने तब ये घोषणा की थी कि हम आतंकवाद को समूल नष्ट करेंगे, वो कहीं भी जाएं उनको हम छोड़ेंगे नहीं जी। और प्रधानमंत्री के इस संकल्प के साथ भारत का पूरा विपक्ष, भारत का एक एक जन उनके इस संकल्प में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। 14-15 दिन के बाद ये हुआ, यानी
कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया और उस ऑपरेशन में आशा के अनुरूप भारतीय सेना अपना अदम्य साहस दिखा रही थी जी। भारतीय सैनिक पूरी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे जी। आगे बढ़ रहे थे। हालांकि यहाँ पर मैं मीडिया की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठाना बिल्कुल चाहता हूँ एक नागरिक के नाते कि जब युद्ध होता है तो जो सेना की ब्रीफिंग होती है उसके अलावा कुछ नहीं दिखाया जाना चाहिए जी। क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज वहीं से आती है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि स्टूडियो में बैठकर और ग्राफिक्स के जरिए भारतीयों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तो आधा तबाह हो चुका है या हम उसको जीत चुके हैं। रावलपिंडी चले गए, और रावलपिंडी चले गए, कराची तबाह कर दिया, इस्लामाबाद तबाह कर दिया। वो शायद ज्यादा उत्साह में हम कुछ ज्यादा ही कर गए, मतलब शर्मिंदगी वाला काम था। शर्मिंदगी वाला काम मैं मानता हूं कि हमने अपनी सेना की बात पे विश्वास नहीं किया, कि उनका इंतजार नहीं किया। बिल्कुल इंतजार होना चाहिए था, उनकी बात पर ही हमें विश्वास करना चाहिए। तो पूरा देश इन टीवी चैनलों पर थू-थू कर रहा है। वो मतलब गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए थी कि भाई आप जो भी न्यूज प्रसारित करोगे, जो भी सूचना प्रसारित करोगे, वो सरकार के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। बिल्कुल उसके सिवा आप कुछ प्रसारित नहीं करोगे। जब मेरा ये मानना है युद्ध के समय, क्योंकि बड़ा ही संवेदनशील समय होता है युद्ध का। पूरे देश में जब टीवी चैनलों के खिलाफ निंदा चली तो एक दो चैनल ने माफी भी मांगी है आकर, ऐसा भी हुआ है। वो तो बाद में माफी मांगने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल जो नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। बिल्कुल अब बात आती है कि युद्ध विराम हुआ जी। हाँ, यही एक युद्ध विराम पे बात युद्ध विराम हुआ जी। और युद्ध विराम की घोषणा जो आदमी जीतने वाला होता है, हम शांति तो चाहते हैं लेकिन झुकना नहीं चाहते जी। हम तो जीत रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ, एक नागरिक के नाते पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि सरकार पे प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है और युद्ध के समय हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या मैं डील भी नहीं कहूँगा किन शर्तों पे हुआ, किन शर्तों पे नहीं, वो हमारे नीति निर्धारक जो हैं ये उनका अधिकार क्षेत्र है और उन्होंने ठीक ही किया होगा, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन एक नागरिक होने के नाते एक प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा घूमता है कि जब हमने ये युद्ध शुरू हुआ या हमारा विवाद शुरू हुआ, हमने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया जी। पानी रोक दिया, उसके बाद सारे व्यापारिक रिश्ते हमने तोड़ दिए और अटारी बॉर्डर बंद कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हम कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे और तब तक नहीं रखेंगे जब तक कि वो आतंकवाद को पोषित करता रहेगा जी। ये हमारा क्लियर स्टैंड था। उसके बाद उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने कहा कि हम शिमला समझौते को रद्द कर देंगे जी। और उन्होंने रद्द कर भी दिया। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि युद्ध विराम की घोषणा का पता सारे हिंदुस्तान और सारे पाकिस्तान के नागरिकों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से पता चलता है। ना तो उस वक्त तक ना तो भारत सरकार की ओर से कोई सूचना थी, ना ही पाकिस्तान की सरकार की ओर से कोई सूचना थी। इसका मतलब ये हुआ कि शिमला समझौते में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जो बैठकर एक रणनीति बनाई हुई थी, जिस समझौते पर पहुंचे हुए थे कि हम दोनों के जो झगड़े हैं वो हम मिल बांटकर सुलझाएंगे, किसी तीसरे देश की, तीसरी पार्टी की कोई एंट्री नहीं होगी। तो एक तरह से पाकिस्तान ने पुश किया या मिन्नतें की
अमेरिका की, और अमेरिका ने घोषणा की, और अगर हिंदुस्तान ने उसको माना है तो मेरे हिसाब से शायद अब हम ये मान चुके हैं कि शिमला समझौता अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ। भारत की सरकार हर बार ये कहती है कि कश्मीर पे हम तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, और ये शिमला समझौते में यही था कि द्विपक्षीय वार्ता से सारे मतभेदों को, सारे मुद्दों को बात करेंगे। तो इट मीन्स भारत सरकार ने भी जब डोनाल्ड ट्रंप की बात को मान लिया था, यानी तीसरे देश की एंट्री भी हो चुकी है। लेकिन चलो युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी, फिर दोनों देशों में प्रेस ब्रीफिंग भी हो गई, बावजूद उसकी रात होती फिर मतलब बमबारी शुरू हो गई पाकिस्तान की तरफ से। फिर ये उल्लंघन क्यों हुआ? कुछ घंटे, 3 घंटे बाद भी नहीं हुए थे उस डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को, 3 घंटे बाद फिर क्यों उसका सीज फायर का उल्लंघन क्यों होता है, क्यों गोलाबारी? उसको कैसे देखते हो आप? उसको मैं इस तरह से देखता हूँ, हमें थोड़ा जियोपॉलिटिक्स, पूरे संसार की जो पॉलिटिक्स चल रही है जी, उसमें थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ेगा। आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है? जो पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की स्थिति एक भिखारी वाली स्थिति है जी, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। दूसरी चीज कि चाइना ने पाकिस्तान में चाहे मशीनरी हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे मनी हो, चाहे मैन हो, जितनी इन्वेस्टमेंट चाइना की पाकिस्तान में है, चाइना का सारा एट स्टेक है जी। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध आगे बढ़ता है, चाइना को बहुत ज़्यादा लॉस होने की जरूरत है। अब चाइना को ये लगा कि भाई पैसे तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ जी, इनको हथियार मैं दे रहा हूँ जी, इनके साथ मैं खड़ा हूँ, लेकिन जब समझौते की बात आती है या अपनी हरियाणवी में बात कहूं कि चौधरी की बात आती है, तो इन्होंने चौधरी किसी और को बनवा लिया। डिसीजन मेकिंग में मेरा कहीं रोल नहीं है। बिल्कुल। और डिसीजन मेकिंग में चाइना की भूमिका ना होना एक तरह से ग्लोबल लेवल पे चाइना को इग्नोर करने वाली बात है। बिल्कुल। जो कि चाइना कभी भी सहन नहीं कर सकता। शायद इसीलिए मेरे विचार से कि चाइना ने ये कहा कि नहीं, तुमने नहीं करना, मैंने तुम्हें सहायता दी है, मैंने तुम्हें हथियार दिए हैं और मैं तुम्हें लोन भी दे रहा हूं तरह तरह के, तो तुम मेरा कहना मानो, मैं इररेलीवेंट नहीं हूँ। शायद इसीलिए फिर वो बमबारी दोबारा, शायद इसीलिए दोबारा मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। ट्रंप का और चाइना का 36 का आंकड़ा चल ही रहा है। 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल। इसलिए वो उसकी चौधरी से आपने क्यों माना? हाँ बिल्कुल। लेकिन और मुझे तो इससे आगे अब और लगता है, मुझे अब ये लगता है कि चाइना को तो उन्होंने साइड लाइन कर दिया अमेरिका ने। मुझे अब ये लगता है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भी इकोनॉमिकली उसने सारे वर्ल्ड पे टैरिफ लगा के देख लिए और यू टर्न भी लेते हुए हमने देखा है। और मुझे ये लग रहा है कि उनका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वो नेक्स्ट स्टेप अब पुतिन के साथ समझौते का होगा। बिल्कुल। ट्रंप का, यानी उनकी आपस में कोई डील होगी और उस डील के बाद मे बी पॉसिबल कि आपका इजराइल और गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाए। हो सकता है कि गाजा को कोई नया देश वहां अस्तित्व में आ जाए, मे बी पॉसिबल जी, क्योंकि नया देश अस्तित्व में आएगा तो इनको तो अपने डंडे बेचने हैं, वो अपने हथियार फिर भी हथियार बेचने हैं। बिल्कुल। चलो, और ये जब से ये युद्ध विराम की जब घोषणा हुई और ट्रंप ने जब ट्वीट किया था, उसके बाद हमारे जो सैन्य अधिकारियों ने विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग हुई। इंडिया की पॉलिटिक्स में जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ वो इंदिरा गांधी थी, और लोग उनकी बहादुरी के चर्चे, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को झुका दिया था, उन्होंने अमेरिका को भी आंखें दिखा दी थी, बहुत वायरल हो रही है इंदिरा गांधी की चर्चाएं। सुबह से पार्कों में भी देख रहे हैं, इंदिरा गांधी की चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए, 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो जो हथियार हम यूज कर रहे थे और हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी, तो ब्रिटेन ने कुछ जो हथियार हमने लिए हुए थे ब्रिटेन से, ब्रिटेन ने उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया था कि आप इनको
प्रयोग नहीं कर सकते। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तब एक स्टेटमेंट दी थी कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए देश हमें डिक्टेट नहीं कर सकते जी। हमारे आगे क्या समस्या है, उसके बारे में क्या निर्णय लेना है, वो हम स्वयं लेंगे। बिल्कुल। और आप देखिए कि उस वक्त अमेरिका का 7वां बेड़ा भी इधर चल दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के हजारों सैनिक को आत्मसमर्पण के लिए न केवल मजबूर किया था, बल्कि एक नया देश बांग्लादेश के रूप में विश्व के मानचित्र पर आ गया था। बिल्कुल। और इसमें सर ये जो पूरा समझौता हुआ है, इसमें जो पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, आयात के लिए उसके पास पैसा नहीं बचा था, IMF की तरफ से जो लोन हुआ है, दिया गया है, उसको जो मंजूर हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। इंडिया ने कोई विरोध नहीं किया, पाकिस्तान अमेरिका भी उसको लोन देने पर सहमत रहता है, दूसरी तरफ से अमेरिका ये भी कहता है हम आतंकवाद के खिलाफ भी हैं। देखिए गिल साहब, जो IMF ने $1 बिलियन का लोन अभी पाकिस्तान को दिया, भारत ने उसका विरोध किया। भारत ने ये कहा कि भाई आप इसको लोन मत दो, क्योंकि ये हथियार खरीदेगा, आतंकवादियों का समर्थन करेगा, ये अपनी फितरत से मजबूर है, अपनी आदत से मजबूर है। भारत ने विरोध किया, अमेरिका ने नहीं किया। भारत ने विरोध किया जी हाँ। लेकिन इसमें वोटिंग होती है, जब भी लोन दिए जाते हैं वोटिंग होती है IMF में, और वोटिंग में जो बड़े देश के हैं जैसे अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है या UK है, इनकी वेटेज ज़्यादा है। अब जब अमेरिका ये कहता है हिंदुस्तान को कि आतंकवाद के खिलाफ हम आपके साथ हैं, इसका मतलब आतंकवाद से निपटने के लिए हर कदम पर भारत का साथ देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब IMF से पाकिस्तान के लिए लोन सैंक्शन हो रहा था, अमेरिका की वेटेज लगभग 17% है। अमेरिका ने वहां पर विरोध नहीं किया जी। वहां पर लोन देने के फेवर में अपना वोट किया जी, जिससे मैं ये मानता हूं कि आतंकवाद के प्रति जो अमेरिका की प्रतिबद्धता है, मैं उसको ये मानता हूं कि वो दोगलापन है उसका। अगर अमेरिका वहां पर वोट ना देता तो शायद पाकिस्तान को ये $1 बिलियन का लोन शायद ना मिलता, क्योंकि उसकी देखा देखी फिर दूसरे देश भी उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, ये तो है। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो वैसे कमज़ोर नहीं। क्या इस पूरे ये जो 5 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर चला, पूरे को कैसे आप देखते हो? सबसे पहले दिन भारत ने जिस तरह से वहाँ पर रात को मिसाइलें फेंकी, वहाँ आतंकी अड्डे जो ध्वस्त किए, पंजाब में POK में, फिर वहाँ से गोलाबारी हुई, पुंछ में, राजौरी में बड़ी भारी गोलाबारी हुई। उसके बाद कल भी हमारे सिरसा तक अंबाला को टारगेट किया गया, चंडीगढ़ को टारगेट किया गया, पंजाब के कई जिलों को टारगेट किया गया। इस 5 दिन के पूरे युद्ध को किस देखते हैं? क्या कौन भारी रहा, कौन किस तरह से रहा? देखो, निश्चित रूप से भारतीय सेना पाकिस्तान पे हावी रही। मैंने पहले भी बताया कि युद्ध को टालने की कोशिश वो करेगा जो कमजोर हो जी। एक तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो कि उसने चाइना से लिया हुआ था, HQ-9 जी, उसको पहले दिन ही हमने ध्वस्त कर दिया और उसके बाद वो कभी उबर ही नहीं पाया जी। हिंदुस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने रसिया से लिया था S-400, हालांकि अमेरिका ने बहुत विरोध किया था इस खरीद का जी, लेकिन हमने फिर भी लिया और वो एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। हालांकि इसके लिए इजराइल तक को अचंबा है कि हिंदुस्तान ने ये कैसे कर लिया कि इतनी स्टीक आपके निशाने लगा रहे हैं, इतने स्टीक आप ऑपरेशन कर रहे हो कि वहां पर नुकसान भी हो रहा है, तो वो भी अचंभित हैं। बिल्कुल। तो हमारी सेना के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठने का प्रश्न ही नहीं है। बिल्कुल, 4 लेयर एक बार रणनीति दिखाई। बिल्कुल हमें हम हैं, लेकिन के गोलीबारी हुई
मिसाइलें भी हमारे यहाँ तक आई, हालांकि एक भी मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंची, वो बीच में ही इंटरसेप्ट कर दी गई। अब इन चीज़ों की कोई कंडीशनिंग, ये कोई कंडीशंस अभी नहीं आई हमारे सामने डिटेल में कि हमने युद्ध विराम की शर्त क्यों माना है। मेरा एज ए नागरिक मैं ये मानता हूँ कि जब हमने युद्ध शुरू किया या सर्जिकल स्ट्राइक की, या तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने आतंकवादियों के ठिकाने तबाह कर दिए थे, उसके बाद कह देते भाई हमने आतंकवादियों को ख़त्म करना था, उनके ठिकाने तबाह कर दिए, जैसे पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो इसको आगे ना बढ़ाते। लेकिन वो हमारी मजबूरी हो गई कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, तो रिटेलिएशन का जवाब देना था। अब जब हमने जवाब दिया तो कम से कम एज ए नागरिक आप ये कह सकते हो कि मेरी समझ छोटी हो सकती है, क्योंकि आर्मी की जो सोच है या जो उनकी रणनीति है शायद उस लेवल तक हम ना सोच पाते हों। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जिन आतंकवादियों ने हमारे 28 नागरिकों की हत्या की, ना तो उनको जमीन ने निगला है, ना उनको आसमान ने निगला है। वो गए तो गए कहाँ? पाकिस्तान गए होंगे। कम से कम समझौते की टेबल पर हमें ये जरूर डिमांड होनी चाहिए थी हमारी सरकार की तरफ से कि वो जिन्होंने हमारे नागरिकों को मारा है उनको जिंदा या मुर्दा हिंदुस्तान को चाहिए। बिल्कुल, ये सही, ताकि दूसरे आतंकवादियों को भी एक क्लियर मैसेज मिलता। और इसके अतिरिक्त जब हमने आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया, उसके बाद जो विजुअल्स मीडिया में आए, और मुझे तो शर्म आती है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट की तरफ से जो श्रद्धांजलि की जो पुष्प हैं वो उन आतंकवादियों के जनाजे के ऊपर बिल्कुल थे, जो कि एक शर्मनाक चीज मैं मानता। एक तरफ तो हम करें कि आतंकवाद को खत्म, जब सारा देश आपके साथ है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान भी एक तरफ से कह रहा है, सारा विपक्ष आपके साथ है। यस, और उसके बावजूद भी हम शायद कहीं ना कहीं थोड़ा एक नागरिक के नाते मैं ये मानता हूं कि शायद समझौते की मेज पे शायद हम कमजोर साबित हुए। बिल्कुल, आप अपने कमेंट्स भी जरूर करें, क्या ये जो समझौता हुआ था, हमने शिमला समझौता भी हमने तोड़ दिया है, तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार कर ली, और उन 4 जो आतंकवादी जिन्होंने 26 लोगों को जान से मारा था, समझौते की टेबल पर उनको जिंदा लाने की बातें क्यों नहीं हुई? और बहुत सारे सवाल हैं, कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।